नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का द्वितीय भाग, सारथी नंबर 2, राजस्थान के कामधेनु कहा जाता है। देखिए, नंबर पहला प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? गाय की नस्ल जिसे कामधेनु कहा जाता है राजस्थान की, उसका सही आंसर क्या होता है? राठी नस्ल। राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सीधा सा प्रश्न है ये अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलोक है एक वयस्क बैल। बैल जो बधियाकृत है यानी कैस्ट्रेटेड बुल है। बैल जो मांस उत्पादन के लिए पाला जा रहा है। बैल जो गाय में हीट पता करने के लिए पाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, पर इसका आंसर अपने को निकालना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। देखिए बुलोक होता क्या है? बुल है, ठीक है, जिसका क्या कर रखा है अपने, कैस्ट्रेशन किया है। और कैस्ट्रेशन किया क्यों है? बुलोक उसको अपने खेती के काम में लेने के लिए, ठीक है, डोसाइल बनाने के लिए, पालतू बनाने के लिए अपन ने उसका कैस्ट्रेशन किया, उसे अपन क्या बोलते हैं? बुलोक बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन पे आते हैं अपन। पहला ऑप्शन दे रखा है वयस्क बैल, एडल्ट बुल। बुलोक एडल्ट बुल होता है, सही बात है। दूसरा बैल जो बधियाकृत है, ये भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन है बैल जो मांस उत्पादन के लिए पाला जा रहा है, ये गलत बात है। ठीक है, बैल जो मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उसे क्या बोला जाता है? स्टीयर बोला जाता है। चौथा देखिए, बैल जो गाय में हीट पता करने के लिए पाला जा रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन? टीजर बुल। टीजर बुल जो होता है वो हीट पता करने का काम करता है। गायों के बाड़े में इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है? हीट डिटेक्शन का काम करता है, जिससे अपने को आसानी से पता लग जाता है कि ये वाली गाय हीट में है। तो अब इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? दोनों तो गलत हो गए, सी और डी। अपन बात करते हैं ए और बी की, वयस्क बुल और बैल जो बधियाकृत है, कैस्ट्रेटेड बुल। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? बैल जो बधियाकृत है। ठीक है, बैल जो बधियाकृत है उससे क्या बोलेंगे अपन? बुलोक बोलेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, पर मोर करेक्ट की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी कैटल का शुष्क काल होता है, यानी ड्राई पीरियड जो होता है डेयरी कैटल का, जिस समय पर वो दूध नहीं देती, वो कितना होता है? 2 माह, 3 माह, 4 माह, 12 माह। क्या सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना 2 महीने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, ये जो क्वेश्चन या क्वेश्चन के जो वीडियो हैं वो डालने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि इस क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करें। ठीक है, जिससे पहले मैं आंसर बताता हूँ उससे पहले आपको अपने हिसाब से उसका आंसर सोचना है, उसका आंसर अपने को आप लोगों को निकालना है, फिर मैच करना है कि आपका आंसर सही था या गलत था। तो इससे अपनी तैयारी को सुधार होगा, तैयारी को अधिक ढंग से अपन कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं अपने YouTube चैनल पर, या जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के उपयोगी वीडियो अपने YouTube चैनल पर डेली डाले जाते हैं, तो उन्हें देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि गाय के सींग में 4 वलय है तो गाय की उम्र क्या होगी? देखिए, गाय की जो उम्र पता करने के तरीके होते हैं उनमें से एक तरीका ये भी होता है कि गाय के सींग के ऊपर जो वलय होती है, जो रिंग होती है, उनके हिसाब से गाय की उम्र पता की जाती है। तो यहाँ पे देखिए 4 वलय है तो उम्र कितनी होगी? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल। क्या राइट आंसर होगा इसका? सभी लोगों को आता होगा ये प्रश्न। यहाँ देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, अगर वलों, देखिए मान लीजिए गाय की उम्र निकालनी है तो गाय की उम्र कितनी होगी? n+2 होगी। ठीक है, गाय की उम्र बराबर n+2, जहाँ n क्या है? सींग पर वलयों की संख्या। अब सींग पर वलय कितनी है? 4 है, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 4 + 2 = 6। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर ओल्ड होगी वो कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु एवं उनके समूह के लिए सही युग्म है। एनिमल दे रखे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, और उसके ग्रुप दे रखे हैं। तो गाय का जो ग्रुप होता है उसे हर्ड कहते हैं। गाय के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड। भेड़ का झुंड है उसे बैंड। बकरी का झुंड फ्लोक। सुअर का झुंड ट्रिप। ये अपने को ऑप्शन दे रखा है, अपने को इनमें से सही युग्म पहचानना है, यानी इसमें 3 गलत है और 1 सही है। तो देखिए, गाय का जो ग्रुप होता है उसे हर्ड कहते हैं, सही बात है ये तो। भेड़ का जो ग्रुप है उसे बैंड कहते हैं, ये गलत बात है। ठीक है,
बकरी का जो ग्रुप है उसे फ्लोक कहते हैं, ये भी गलत हो गया, उल्टा दे रखा है ये। भेड़ का जो समूह होता है उसे फ्लोक कहा जाता है, और बकरी का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं अपन, बैंड या ट्रिप बोलते हैं। जबकि सूअर का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है, ड्रो बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाय का समूह क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। भेड़ का समूह क्या कहलाता है, फ्लोक कहलाता है, हर्टल भी बोल सकते हैं उसको। बकरी का जो समूह होता है उसे बैंड बोल सकते हैं, ट्रिप बोल सकते हैं। सूअर का जो ग्रुप होता है उसे ड्रॉ बोलते हैं। जबकि घोड़े का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, बैंड बोलते हैं, नो पैक बोलते हैं, सॉरी। घोड़े का जो ग्रुप होता है उसे पैक कहा जाता है, और ऊंट का जो समूह होता है उसे टोला कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, परंतु एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और कभी गलत भी अपने से हो सकता है, तो इसका अपने को ध्यान रखना है विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, भैंस की नस्ल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं। ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है, आ ही नहीं रहा स्क्रीन पे, और मिनिमाइज करते हैं, अब आ रहा है। इसको देखिए, भैंस की नस्ल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे विचार करना है। नीली रावी को पंच कल्याणी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है मुर्रा सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। तीसरा है महसाणा नस्ल मुर्रा व सूरती का क्रॉस है। चौथा ऑप्शन है भदावरी के दूध में सर्वाधिक फैट परसेंटेज होता है। पांचवा ऑप्शन है भदावरी भैंस की सबसे भारी नस्ल है। ये क्या कहना चाह रहा है अब अपने से, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन पर अपने को सही गलत का पता करना है। पहले ऑप्शन को देखिए, पहले जो कथन दे रखा है स्टेटमेंट उसको देखिए, नीली रावी को पंच कल्याणी कहा जाता है। सही कथन है। नीली रावी जो भैंस की नस्ल होती है उसकी बॉडी पर 5 स्पॉट होते हैं, ठीक है, चारों पैरों पर और एक सिर पर होता है, इसलिए इसे पंच कल्याणी या पंचभद्रा के नाम से जाना जाता है नीली रावी को। तो सही बात हो गई। दूसरा अपना स्टेटमेंट है मुर्रा सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। सही बात है, मुर्रा जो बफेल होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है। तीसरा ऑप्शन है अपना महसाणा नस्ल मुर्रा व सूरती का क्रॉस है, ये भी सही कथन है। मुर्रा व सूरती के क्रॉस से महसाणा की उत्पत्ति हुई है। तीसरा कथन भी सही हो गया। चौथा ऑप्शन कथन दे रखा है अपने को, भदावरी के दूध में सर्वाधिक फैट परसेंटेज होता है। सही बात है, भदावरी जो भैंस की नस्ल है उसके दूध में फैट परसेंटेज मैक्सिमम होता है, 14% तक इसका फैट परसेंट होता है। तो चौथा कथन भी सही है। पांचवा देखिए, जाफराबादी भैंस की सबसे भारी नस्ल है। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है, जाफराबादी ही होती है, तो ये कथन भी सही हो गया। तो यहाँ पे क्या है, पांचों कथन सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सही है। ऑप्शन में देखेंगे अपन 1 2 3 4 सही है, परंतु 5 गलत है, गलत हो गया, सही है, गलत है, गलत। ये देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कह रखा है इसने 1 2 3 4 5 सभी कथन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अपने को सभी कथनों पर विचार करना है एक एक करके, उस हिसाब से फिर अपने को ऑप्शन पर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस एवं उनके वितरण का सही युग्म है। नीली रावी मुर्रा ग्रुप की है, भदावरी यूपी ग्रुप की है, महसाणा गुजरात ग्रुप की है, और नागपुरी दक्षिण भारत की भैंस की नस्ल है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछना चाह रहा है, ये युग्म गलत है, कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, सही युग्म नहीं है। नीली रावी मुर्रा ग्रुप में होती है, सही बात है। भदावरी यूपी ग्रुप की है, सही है। नेक्स्ट देखिए, महसाणा महसाणा जो नस्ल है वो किसकी है, गुजरात ग्रुप की है, ये भी सही है। नागपुरी है वो दक्षिण भारत ग्रुप की, ये कथन इसमें गलत हो गया, युग्म गलत हो गया। नागपुरी मध्य भारत ग्रुप में आती है, भैंस की जो नस्ल है वो मध्य भारत ग्रुप की है। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह युग्म गलत है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के लिए सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था एक उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, इसको भी देखते हैं अपन क्या कहना चाह रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए, भैंस के लिए सही कथन का चुनाव कीजिए, सही कथन कौन सा है ये देखना है। तो सभी कथनों पर विचार करते हैं अपन। पहला है मुर्रा का दुग्ध काल सबसे लंबा होता है। हाँ जी, सही है या गलत है, सही है।
ये कथन अपना गलत हो गया। मुर्रा का जो दुग्ध काल है, ठीक है, ये केवल दूध की बात नहीं कर रहा, दुग्ध काल की बात कर रहा है। तो जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो सबसे लंबा किसका होता है? मेहसाणा का होता है। तो ये कथन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। मुर्रा का लैक्टेशन पीरियड सबसे लंबा नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, जाफराबादी नस्ल की टेल स्विच काले रंग की होती है, ये भी गलत बात है। कल के वीडियो में अपन ने देखा था कि जाफराबादी नस्ल की टेल स्विच काले रंग की होती है, ऐसा नहीं था। किसकी होती है काले रंग की टेल स्विच? मेहसाणा जो नस्ल होती है उसकी टेल स्विच काले रंग की होती है। तो दूसरा कथन भी अपना गलत हो गया। तीसरे को देखिए, मेहसाणा नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत होता है। अभी अपन ने देखा कि मैक्सिमम फैट परसेंटेज किसके दूध में होता है? भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसके दूध में सर्वाधिक फैट परसेंटेज होता है, जो कि 14% तक हो सकता है। तो ये कथन भी अपना गलत हो गया। चौथा देखिए, भदावरी का तांबे जैसा रंग होता है, सही बात है। भदावरी जो भैंस की नस्ल है वो कॉपर कलर्ड बॉडी होती है इसकी, तो ये ऑप्शन इसका सही है, चौथा। पांचवा है, भैंस की सबसे छोटी नस्ल टोडा है, हाँ जी, सही बात है या गलत है? भैंस की सबसे छोटी नस्ल जरंगी होती है, सबसे छोटी नस्ल जरंगी है, टोडा नहीं है। टोडा क्या है? भैंस की सबसे उग्र नस्ल है, वोयलेंट ब्रीड होती है टोडा। तो ये कथन भी अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए, 1 4 5 सही है, गलत है, 1 2 3 4 5 सही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन है केवल 4 सही है, ठीक है। तो चौथा सही है अपने पास। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। केवल चौथा कथन ही इसमें सही है। 5 कथन दिए हैं, 4 गलत है, 1 सही है, चौथे नंबर का सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया इसका? सी राइट आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक ही क्वेश्चन में, तो इसको अच्छे से अपने को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NBAGR द्वारा 2016 में पंजीकृत गाय की नस्ल है। कल अपन ने देखा था NBAGR जो होता है वो क्या करता है? पशुओं की नई नस्लों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए, 2016 में पंजीकृत गाय की नस्ल है पंवार, बद्री, लक्ष्मी, होलीकर। हाँ जी, क्या राइट आंसर होगा इसका? सबको आता है? पंवार है, बद्री है, लक्ष्मी या होलीकर? तो देखिए, गाय की जो नई नस्लें हैं वो है बद्री और लक्ष्मी। इसमें से 2016 में जो पंजीकृत है वो कौन सी है? बद्री है। और 2017 में पंजीकृत हुई थी लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2016 में पंजीकृत गाय की नस्ल है बद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही मिलान नहीं है। देखिए, जियोफेजिया पशु द्वारा मिट्टी खाने की आदत, कैप्रोफेजिया जानवर द्वारा अपने ही मल को खाने की आदत, कैनाबोलिज्म जानवर द्वारा दीवार चाटने की आदत, सभी सही है। हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा? ABCD कौन सा राइट आंसर है? डी सही है। देखिए, पहला कथन दे रखा है जियोफेजिया यानी पशु द्वारा मिट्टी खाने की आदत, सही बात है, ठीक है। जियो जो वर्ड है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? मिट्टी के लिए। कैप्रोफेगी जानवर द्वारा अपने ही मल को खाना, बिल्कुल ये भी सही कथन है। कैप्रोफेगी जो होती है वो किस में पाई जाती है? सिकोट्रोपी भी बोलते हैं इसको, ये खरगोश में पाई जाती है। कैनाबोलिज्म जानवर द्वारा दीवार चाटने की आदत, ये बात गलत है। कैनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? पशु द्वारा अपनी ही प्रजाति के जानवरों को खा जाना, वो क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म, जो कि कुत्तों में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबिंग है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। डबिंग है, मुर्गे की चोंच को तोड़ देना, सांड को बुलनोज रिंग पहना देना, कुत्ते को पूंछ काट देना, कोई नहीं। हाँ जी, देखो, मुर्गे की चोंच को तोड़ना सही आंसर होगा। क्या है आंसर? देखिए, सोचिए इसका, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। पहला कथन देखिए, मुर्गे की चोंच को तोड़ना क्या कहलाता है? डी बिकिंग कहलाता है, ठीक है। डी बिकिंग, बीक यानी चोंच और डी बिकिंग यानी चोंच उठाना। सांड को बुलनोज रिंग पहनाना, इसे डबिंग नहीं कहते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कुत्ते की पूंछ काटना क्या कहलाता है? डोकिंग कहलाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? डी। डबिंग होता क्या है? डबिंग का क्या मतलब है? मुर्गे की जो कलंगी होती है उसको उठाना डबिंग कहलाता है। उसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए उसकी?
मुर्गी की 3 दिन की उम्र पर डबिंग की जाती है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। जबकि डीबिकिंग कब करते हैं अपन, 1 दिन की उम्र पे करते हैं। सांड को बुलनोज रिंग कब पहनाते हैं, 8 से 12 महीने की उम्र पर, ये अपने को ध्यान में रखना। और कुत्ते की पूंछ काटना 1 सप्ताह 10 दिन तक की उम्र पे अपने को उसकी पूंछ हटा देनी चाहिए। तो यहाँ पे डबिंग क्या है, मुर्गे की कलंगी हटाने का जो प्रक्रम है उसे डबिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य है, भारी क्वेश्चन है, थोड़ा और मिनिमाइज करते हैं इसको। हाँ जी, प्रजनन काल शुरू होने से 2-3 सप्ताह पहले भेड़ को अतिरिक्त राशन देना स्टीमिंग अप कहलाता है। सही लग रहा है। गर्भावस्था के अंतिम समय में भेड़ को अतिरिक्त राशन देना फ्लशिंग कहलाता है। टैगिंग भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन हटाना है। सभी सही है। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका। अब देखिए पहला कथन देखिए, प्रजनन काल के शुरू होने से 2-3 सप्ताह पहले भेड़ को अतिरिक्त राशन देना स्टीमिंग अप कहलाता है, ये गलत बात हो गई। प्रजनन काल से पहले जो एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है भेड़ को, उसे क्या बोलते हैं अपन, फ्लशिंग बोलते हैं। जबकि गर्भावस्था के अंतिम समय में भेड़ को अतिरिक्त राशन दिया जाता है, उसे स्टीमिंग अप कहा जाता है। तो ये क्या कर दिया, दोनों को उल्टा किया गया है इसमें, तो इसलिए दोनों कथन गलत हो गए। टैगिंग भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन हटाना, देखिए टैगिंग एक पहचान का तरीका भी होता है जिसमें पशु के कान में टैग लगाया जाता है, और एक टर्म होती है टैगिंग जिसमें क्या किया जाता है, भेड़ की शेयरिंग करते हैं यानी ऊन उतारते हैं, तो उसके पिछले हिस्से वाली जो ऊन है उसको हटाने का जो प्रक्रम है उसे टैगिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सांड के लिए सत्य है बुलनोज रिंग 2 साल की उम्र पे पहनाई जाती है। बताओ जी क्या आंसर होगा इसका। वीर्य एकत्रण की ट्रेनिंग 18 माह पर शुरू कर देते हैं, 36 माह की उम्र पर वीर्य एकत्रण प्रारंभ कर देते हैं। सभी सही है, क्या होगा। देखिए पहला कथन है बुलनोज रिंग 2 साल की उम्र पर पहनाई जाती है, गलत बात है। अभी अपने एक पिछले क्वेश्चन में देखा था कि बुलनोज रिंग जो होती है वो 8 से 12 महीने की उम्र पर पहना दी जाती है, यानी 1 साल की उम्र पर पहना दी जाती है। यहाँ अपने को 2 साल दे रखा है, इसलिए गलत बात है ये। दूसरा कथन है वीर्य एकत्रण की जो ट्रेनिंग होती है वो 18 माह या 1.5 साल पर शुरू कर देते हैं। सही बात है, ये ट्रेनिंग जो होती है वो 18 माह पर शुरू की जाती है, और वीर्य एकत्रण का या सीमन कलेक्शन का जो काम होता है वो लगभग 2 साल पे अपन स्टार्ट कर देते हैं बुल से। तीसरा ऑप्शन है 36 माह की उम्र पर वीर्य एकत्रण प्रारंभ कर दिया जाता है, गलत बात है ये। 2 साल या 24 महीने की उम्र पर एकत्रण शुरू हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा हो गया, केवल बी राइट आंसर हो गया। वीर्य एकत्रण की जो ट्रेनिंग है वो 18 माह पर शुरू कर देते हैं। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रूमिंग के लिए उपयोगी है। ग्रूमिंग क्या होती है भाई, ग्रूमिंग का मतलब होता है जानवर का जो क्यूटेनियस सर्कुलेशन है, उसकी त्वचा का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए की जाने वाली गतिविधियां ग्रूमिंग कहलाती है। जैसे जानवर को नहलाना, जानवर की बॉडी कोट पर अपन ब्रश से रगड़ दे, थोड़ा अच्छे से रगड़ के उसको नहलाना, जिससे क्या होगा उसकी त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जानवर की त्वचा एकदम चमकदार दिखाई देगी, सुंदर दिखाई देगा जानवर अपने को। जिससे क्या होगा, जो भी डर्ट है, डस्ट है, टूटे हुए बाल हैं, गंदगी जो भी लगी हुई है उसकी चमड़ी पर वो सब हट जाएगी और उसकी त्वचा का रक्त परिसंचरण बढ़ जाएगा, जिससे जानवर स्वस्थ रहेगा। अब देखो ग्रूमिंग के लिए उपयोगी है इलास्ट्रेटर, इमेस्कुलेटर, क्रेडल, नन। क्या आंसर होगा भाई, सही आंसर क्या है इसका। देखिए पहला कथन, पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है अपने को, इलास्ट्रेटर। ये क्या होता है, इलास्ट्रेटर जो होता है वो उपयोगी होता है बधियाकरण में भी काम में ले सकते हैं इलास्ट्रेटर को अपन, और सींग रोधन में भी काम में लिया जाता है। सींग का जो बेस होता है यानी बर्ड का जो बेस होगा उस पर इलास्ट्रेटर एक रबर का बैंड होता है जो कि बहुत टाइट तरीके से इसको लगाते हैं अपन, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है हॉर्न का और वो डीजनरेट हो जाता है, ड्राई ऑफ हो जाता है। तो इलास्ट्रेटर का उपयोग डीहॉर्निंग में करते हैं अपन जनरली, और बधियाकरण या कैस्ट्रेशन में भी इलास्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी देखिए इमेस्कुलेटर, ये क्या चीज़ है। इमेस्कुलेटर जो होता है वो सर्जिकल मेथड से जब कैस्ट्रेशन किया जाता है तब उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण है, तो इससे भी ग्रूमिंग में कोई मदद नहीं मिलेगी अपने को। क्रेडल, क्रेडल क्या है, लकड़ी का बना हुआ एक उपकरण मान सकते हैं अपन, जो क्या करता है
हॉर्स के गर्दन पे लगाया जाता है ताकि वो अपनी त्वचा को चाटे ना। ठीक, तो ये तीनों ही जो उपकरण या तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं ये ग्रूमिंग में उपयोगी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ब्रूडिंग के लिए सही है। हाँ जी, चूजों को जीवन की प्रारंभिक अवस्था में अतिरिक्त ऊष्मा देखभाल एवं प्रबंधन करना उपयोगी उपकरण ब्रूडर कहलाता है। प्रथम सप्ताह का ताप 95 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सभी सही हैं, ब्रूडिंग के लिए सही नहीं है। ब्रूडिंग होता क्या है? देखिए, जो चूजा होता है, अंडे से बाहर निकलने वाला चूजा, उसको जीवन की प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, एक्स्ट्रा केयर दी जाती है। एक्स्ट्रा केयर दिया जाना उसको क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। उसमें क्या चाहिए? उसको एक्स्ट्रा हीट चाहिए होती है, ठीक है, अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो करना होता है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ब्रूडिंग बोलते हैं। अब ब्रूडिंग के लिए सही है ऑप्शन पहला है, चूजों को जीवन की प्रारंभिक अवस्था में अतिरिक्त ऊष्मा देखभाल एवं प्रबंधन करना। सही बात है। दूसरा है, उपयोगी उपकरण ब्रूडर कहलाता है। आर्टिफिशियल तरीके से ब्रूडिंग जो की जाती है उसके लिए आर्टिफिशियल ब्रूडर काम में लेते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर, लाइट वगैरह सब मैनेज की जाती है आर्टिफिशियली। तीसरा ऑप्शन देखिए, प्रथम सप्ताह का ताप 95 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हाँ जी, सही है, गलत है? तो जो ब्रूडर होता है उसका पहले सप्ताह का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, जबकि यहाँ अपने को क्या दे दिया? सेंटीग्रेड में दे रखा है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? ब्रूडिंग के लिए सही है। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था? ब्रूडिंग के लिए सही नहीं है, तो सही नहीं है तब तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पे सही पूछा है अपने से, तो ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसलिए दोनों आंसर होंगे इसके, ए ओ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल क्रमशः है। देखिए, कांकरेज और मुर्रा। सही बात है, कांकरेज भारी होती है गाय की, मुर्रा भैंस की नहीं होती। गलत बात है, कांकरेज और जाफराबादी ये सही है। देखिए, इस प्रश्न के पीछे मेरा मोटो क्या है? ये प्रश्न है अपना, भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल है, सब जानते हैं ये लोग, परंतु क्रमशः जब अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो आंसर होगा उसमें पहले भैंस की नस्ल होनी चाहिए, उसके बाद गाय की नस्ल होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, कांकरेज, गाय की नस्ल पहले दे रखी है, बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, कांकरेज और जाफराबादी, ये सही आंसर है इसका। गाय की भारी नस्ल कांकरेज होती है और भैंस की जाफराबादी होती है, परंतु इसका जो क्रम है वो अनुचित है, उचित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाफराबादी व कांकरेज। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। तो क्रमशः में अपने को ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में पहले दे रखा है ऑप्शन में भी वो पहले होना चाहिए, यानी भैंस की नस्ल पहले होनी चाहिए। जाफराबाद व कांकरेज इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली भेड़ व बकरी है? गैरोल व ब्लैक बंगाल, चोकला व सिरोही, लिंकन व चेगू, कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? गैरोल व ब्लैक बंगाल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राठी नस्ल मिश्रण है। हाँ जी, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी। पहला प्रश्न देखा था अपने, सिंधी, साहिवाल, थारपारकर और सभी। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर बताओ जी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सिंधी, साहिवाल और थारपारकर तीनों का मिश्रण राठी नस्ल में होता है, या तीनों के मिश्रण से राठी नस्ल की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही युग्म है। 14% दुग्धवसा, जाफराबादी, मोहेर, अंगोरा, कुंडलिनी सिंह, मुर्रा, सभी सही है। सही युग्म नहीं है, यानी गलत युग्म है वो छांटना है भाई। देखो, 14% दूध वसा जाफराबादी। सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज कौन सी भैंस के दूध में होता है? भदावरी। आज अपन 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो भदावरी के दूध में सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होगा, जो कि 14% तक होता है। तो ये कथन गलत है। ठीक। दूसरा, मुर्रा के जलेबी नुमा बोल सकते हैं। ठीक है, कोल्ड, हाईली कोल्ड जो हॉर्न्स होते हैं वो मुर्रा के होते हैं। तो सभी सही है। सभी तो कहाँ सही है? पहला गलत है। तो आंसर तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन ए, 14% दूध वसा जाफराबादी, ये युग्म गलत है। ठीक है, मोहेर अंगोरा से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक और क्वेश्चन है अपना, अंगोरा जो नस्ल है बकरी की नस्ल है, जो कि भेड़ की तरह होती है, भेड़ जैसी दिखाई देती है। इससे इसके बालों से मोहेर प्राप्त होता है। ठीक, बहुत ही अच्छी
प्रकार के बाल होते हैं इसके, जिसका उपयोग बहुत गलीचे वगैरह बनाने में किया जाता है। तो अंगोरा क्या है, देखिए अंगोरा जो होती है सीप लाइक गोट है, यानी भेड़ जैसी बकरी है। भेड़ जैसी बकरी, भेड़ जैसी बकरी कौन सी है भाई, अंगोरा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे अपन क्या देखना चाहते हैं कि अंगोरा जो होती है वो भेड़ जैसी बकरी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत युग्म है, ये लो ये क्वेश्चन मिल ही गया अपने को। गलत युग्म है, भेड़ जैसी बकरी अंगोरा, बकरी जैसी भेड़ नेलोर। देखो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सही है दोनों गलत है। अपने को क्या ध्यान रखना है इसमें, भेड़ जैसी बकरी तो अंगोरा है, ठीक है, और बकरी जैसी भेड़ नेलोर है, ठीक है। गोट लाइक सीप नेलोर, नेलोर जो नस्ल होती है भेड़ की, उससे ऊन प्राप्त नहीं होती, केवल दूध प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बकरी जैसी भेड़। जबकि अंगोरा की बात अपन कर चुके हैं ऊपर। दोनों सही है दोनों गलत है, तो गलत युग्म है, क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है। इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों सही है, ठीक। भेड़ जैसी बकरी अंगोरा है, बकरी जैसी भेड़ नेलोर है, ठीक है। सीप लाइक गोट, ये क्या है अंगोरा, और गोट लाइक सीप इज नेलोर, ये दोनों अपने को याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, कुछ पॉइंट्स देखे जिनको अपने को याद रखना है, जो अपनी एग्जाम में बहुत काम में आएंगे। देखिए जो क्वेश्चंस अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज, वो अपने पेपर में मिलेंगे, आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं अपने पेपर में ज़रूर मिलेंगे, तो इसको अपने को अच्छे से देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, आपके लिए मैं निःशुल्क उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिले, तो उन सब चीज़ों का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके उनको खरीद सकते हैं और उनको रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।